हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद आलोक में। और फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे पीजीटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो ये एक क्विज चल रही है जो कि 9 नंबर है, जिसका बेसब्री से इंतजार था सभी को। बहुत लोग मैसेज भी कर रहे थे कि 9 वाला मैम सॉल्व करा दीजिए, तो कुछ समय अभाव के कारण नहीं बन पाया था ये, लेकिन आज हम इसको डिस्कस करेंगे। देखिए, यहाँ पे जो पहला प्रश्न दिया गया है वो ये है, एक परिभाषा है, ठीक है। तो ये आई हुई परिभाषा है। तो परिप्रेक्ष्य मानव द्वारा अपने अध्ययन के उद्देश्यों, सीमाओं एवं सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए निर्मित किया गया दृष्टिकोण है। निम्न में से किसकी परिभाषा है? तो ये साइंस से रिलेटेड परिभाषा है, विज्ञान भी है पार्ट में, तो वहां से ये उठाई गई है। परिप्रेक्ष्य जो है क्या है? मानव द्वारा अपने अध्ययन के उद्देश्यों, सीमाओं, सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए निर्मित किया गया क्या है? दृष्टिकोण है, अप्रोच है। निम्न में से यह किसकी परिभाषा है? तो थियोडोरसन एवं थियोडोरसन, लुंडबर्ग, सोरोकिन, विल्फ्रेड पेरेटो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लर्न कर लीजिएगा। ये किसकी परिभाषा है फ्रेंड्स? ये है लुंडबर्ग महोदय की। किसकी है? लुंडबर्ग। तो बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि निम्न में से कौन सामाजिक प्रक्रिया है? तो सोशल प्रोसेस इसमें में से कौन सी है वो बताना है। तो देखिए, यहाँ पे हिंसा, आक्रमण, मुकाबला और संघर्ष। तो यहाँ पे 4 चीजें दी गई हैं: हिंसा, आक्रमण, मुकाबला और संघर्ष। फ्रेंड, जो सामाजिक प्रक्रिया होती है ये 2 प्रकार की होती है, एक सहयोगी और एक असहयोगी, ठीक है। तो सहयोगी में आपका एकीकरण हो जाता है, समायोजन हो जाता है, व्यवस्थापन हो जाता है, सहयोग हो जाता है। ये सब चीजें आपकी इसमें आ जाती हैं सहयोगी में। और जबकि जो असहयोगी प्रक्रिया है उसमें क्या आता है? उसमें आपका आ जाएगा प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, ठीक है। तो ये सब चीजें जो होती हैं, संघर्ष और प्रतिस्पर्धा, ये आपकी असहयोगी प्रक्रिया का एक पार्ट होता है, लेकिन ये सोशल प्रोसेस है। तो अब देखिए, संघर्ष इसमें दिया गया है, जबकि मुकाबला, आक्रमण, हिंसा की बात तो असहयोगी प्रक्रिया में की नहीं गई। तो यानी ए बी सी होगा नहीं, तो डी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया। अगले प्रश्न को देखेंगे, समाज सामाजिक संबंधों की जटिलता है, ये किसने कहा है? जो समाज है, सामाजिक संबंधों की जटिलता है। तो ये जो परिभाषा ये किसने दी है कि जो समाज है वो सामाजिक संबंधों की जटिलता है। जबकि अगर ये हो जाता कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है तो वहीं पे मैकाइबर एवं पेज हो जाते, लेकिन समाज सामाजिक संबंधों की जटिलता है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न था, इसीलिए इसको मैंने लगाया हुआ है यहाँ पे कि ये कंफ्यूजन दूर हो जाए और दोनों चीजें आपकी इसी बहाने तैयार हो जाए। तो समाज सामाजिक संबंधों की जटिलता है, मैरियन जेलेबी, र्यूटर, पार्सन्स, मर्टन। तो ये किसने कहा फ्रेंड्स? ये कहा है पार्सन्स महोदय ने। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि समाजशास्त्र जो है तभी प्रबंधनकारी हो सकता है जब उसका एक दार्शनिक आधार हो। जो समाजशास्त्र है ये तभी प्रबंधनकारी हो सकता है जबकि क्या हो? उसका एक दार्शनिक आधार हो। तो ये किसका कथन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको लर्न कर लीजिएगा, आ सकता है, ठीक है। तो ये कहा है कॉम्टे महोदय ने। किसने कहा है? जो समाजशास्त्र के जन्मदाता हैं उन्होंने ही कहा कि समाजशास्त्र तभी प्रबंधनकारी है जब इसका एक क्या है? दार्शनिक आधार हो। तो याद हो गया होगा आसानी से, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें कि नगरीकरण से संबंधित उप संवैधानिक सिद्धांत। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये आता है और बहुत कंफ्यूज करता है अभी भी लोगों को कि जो नगरीकरण से संबंधित उप संवैधानिक सिद्धांत का निरूपण किसने किया। तो ये किसने किया है? नगरीकरण का जो उप संवैधानिक सिद्धांत है फ्रेंड्स, ये किया है बर्गेस महोदय ने। किसने किया था? बर्गेस महोदय ने। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 6 है, एक बुक दी गई है कम्युनिटी या सोशियोलॉजिकल स्टडी। कम्युनिटी या सोशियोलॉजिकल स्टडी, बुक बाय राइटर नेम, यानी पुस्तक के लेखक कौन है? तो लेविस, चैम्बलिस। अब इसमें देखिए 2 नाम दिया गया तो कंफ्यूज हो सकते हैं लोग कि चैम्बलिस पे जा सकते हैं या लेविस, मॉर्गन, मैकाइवर। लेकिन ये पुस्तक किसकी है? कम्युनिटी या सोशियोलॉजिकल स्टडी। ये बुक है मैकाइवर, मैकाइवर एवं पेज की, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पुस्तक है, आ सकती है, पीजीटी में बहुत सारी बुकें आती भी हैं। स्वकाल केंद्रवाद, स्वकाल केंद्रवाद, जैसे निजात केंद्रवाद आता है, एथनोसेंट्रिज्म जिसको इंग्लिश में कहते हैं, वैसे स्वकाल केंद्रवाद यानी टेम्प्रोसेंट्रिज्म। तो जो टेम्प्रोसेंट्रिज्म की अवधारणा है वो किससे संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लर्न कर लीजिएगा। स्वकाल केंद्रवाद की जो अवधारणा है वो किससे संबंधित है? ये है रॉबर्ट बीयरस्टीड। रॉबर्ट बीयरस्टीड की जो पुस्तक है उसका नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। आप लोग के लिए भी कुछ वर्क है तो इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
रॉबर्ट बीगर स्ट्रीट की पुस्तक पीजीटी में पूछी जाती है। स्वकाल केंद्रवाद, टेम्प्रोसेंट्रिक, ये रॉबर्ट बीगर स्ट्रीट की अवधारणा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको लर्न कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन 8, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय का प्रकार नहीं आता है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समुदाय से संबंधित हर बार क्वेश्चन बनता है। तो कौन सा समुदाय के प्रकार में नहीं आता है? आता है और नहीं आता है, इस पे बहुत ही थोड़ा सा फोकस करना पड़ता है। गांव है, नगर है, कस्बा है और क्षेत्र है, उपनगर है। तो निम्नलिखित में से जो कौन सा है समुदाय के प्रकार में नहीं आता? तो गांव तो है ही, ठीक है, गांव आ गया आपका, नगर हो गया, कस्बा हो गया, क्षेत्र हो गया, ठीक है, लेकिन जो ये उपनगर है ये नहीं है। यानी तो आप जो ऑप्शन ई है यही करेक्ट आंसर होगा। ये समुदाय के प्रकार में नहीं आता है, ठीक है, गांव, नगर, कस्बा, क्षेत्र ये सब है, लेकिन उपनगर ये नहीं है। तो ऑप्शन ई हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसमें, फैशन प्रथागत विभेदों को दूर करने वाला है। तो ये परिभाषा दी गई है कि जो फैशन है वो प्रथागत विभेदों को दूर करने वाला है। तो ये किसने कहा है? तो ये किसने कहा है फ्रेंड्स? ये कहा है स्पेंसर महोदय ने। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि फैशन क्या करता है? प्रथागत विभेदों को दूर करने वाला है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, हर्बर्ट स्पेंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये हायर एजुकेशन में भी आया हुआ प्रश्न है और कई लोगों का ये प्रश्न गलत हो गया था 47 में। अपनों से बड़ों का सम्मान करना क्या कहलाता है? तो इसमें फ्रेंड्स सामाजिक मूल्य, सांस्कृतिक गुण, सांस्कृतिक प्रतिमान और कानून। तो जो हायर एजुकेशन में माना गया था इसका राइट आंसर वो सांस्कृतिक प्रतिमान को माना गया था, ठीक है। तो अपनों से बड़ों का जो सम्मान करना है वो क्या कहलाता है? ये सांस्कृतिक प्रतिमान। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, अगर आएगा तो आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, समाजशास्त्र समग्र रूप से समाज का क्रमबद्ध वर्णन और व्याख्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, पूछी भी गई है कई बार ये, कि समाजशास्त्र समग्र रूप से समाज का क्रमबद्ध वर्णन और व्याख्या है। तो ये किसने कहा है? ये कहा है एंथोनी गिडिंग्स महोदय ने। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन स्वरूपात्मक यानी फॉर्मल स्कूल या विशेषात्मक संप्रदाय से जुड़ा नहीं है? तो कौन नहीं जुड़ा है स्वरूपात्मक से, ये बताना है। तो इसमें जो वानबिज हैं, जॉर्ज सीमेल हैं, वीरकांत हैं, बेबर हैं, ये सब लोग तो हैं ही स्वरूपात्मक, लेकिन जो हॉबहाउस हैं ये नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी नहीं, यहाँ पे नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो हॉबहाउस नहीं होंगे और ए वानबिज और जॉर्ज सीमेल, वीरकांत ये लोग हैं, लेकिन हॉबहाउस नहीं होंगे। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, देखिए अब समन्वयात्मक से पूछा गया है कि निम्न में से समन्वयात्मक संप्रदाय के विचारकों के नाम का चयन करें। तो कौन कौन समन्वयात्मक संप्रदाय के विचारकों में हैं उन्हें बताना है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा ये डिस्प्यूट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये पूछा गया है कि समन्वयात्मक संप्रदाय के विचारकों के नाम का चयन करें। तो समन्वयात्मक में देखिए फ्रेंड्स सोरोकिन भी आ जाते हैं। कौन है? सोरोकिन। और जिन्सबर्ग, तो इसके जो प्रणेता ही कहे जाते हैं मॉरिस जिन्सबर्ग, समन्वयात्मक संप्रदाय के। दुर्खीम भी हैं, लेकिन जो मैक्स वेबर हैं ये स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित हैं, मैक्स वेबर, ठीक है। तो अगर ये नहीं पूछा गया होता इस क्वेश्चन में तब तो ये हो जाता मैक्स वेबर, लेकिन यहाँ पे अब तीन तीन लोग हो गए, यानी समन्वयात्मक संप्रदाय के विचारकों के नाम का अगर चयन करना है हमें तो सोरोकिन भी हैं, जिन्सबर्ग भी हैं और दुर्खीम भी हैं। यहाँ पे अगर मैक्स वेबर ही नहीं, क्योंकि मैक्स वेबर स्वरूपात्मक फॉर्मल स्कूल से रिलेटेड है, तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा यहाँ पे, यानी BCD तीनों लोगों का नाम इसमें आ जाएगा। ये मैक्स वेबर नहीं है तो मैं इसको यहाँ पे कट कर दे रही हूँ, लेकिन ये प्रश्न भी क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। लेकिन आप लोग इसको एक बार नोट कर लीजिएगा, स्वरूपात्मक, समन्वयात्मक, ये हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि विशिष्ट घटनाओं से सामान्य नियमों को प्रतिपादित करने वाली पद्धति कौन सी है। नेट में पूछा गया था ये, पीजीटी में भी कई बार पूछा जाता है, जैसे आगमन निगमन वाला एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और एक विवाह, अनुलोम प्रतिलोम, मतलब ये तो आना ही आना है। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हर बार हर एग्जामिनेशन में पूछी ही जाती हैं। तो विशिष्ट घटनाओं से सामान्य नियमों को प्रतिपादित करने वाली पद्धति कौन सी है? तो वो है आगमन। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि वहीं पे निगमन जो होता है वो सामान्य से विशेष की ओर जाता है, और जब विशिष्ट घटना से सामान्य नियम की ओर तो वो आगमन हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 15 है कि किसने कहा कि एक समाज जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहता है समुदाय कहलाता है। तो जो एक समाज जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहता है
वह क्या कहलाता है? समुदाय कहलाता है। तो ये परिभाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये किसकी है? किंग्सले डेविस, मेंजर, ऑकबर्न, सदरलैंड। तो ये फ्रेंड्स कहा है मेंजर महोदय ने। किसने? मेंजर। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि जो एक समाज होता है वो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं? समुदाय कहते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पे एक पुस्तक दी गई है, द मैन वर्सेस द स्टेट। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, कई बार पूछी भी गई है नेट वगैरह में, मैचिंग में आती है ये। पीजीटी के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपके थिंकर्स में भी है ये, ठीक है। तो द मैन वर्सेस द स्टेट, ये बुक किसकी है? तो ये है हर्बर्ट स्पेंसर जी की, द मैन वर्सेस द स्टेट। ये हर्बर्ट स्पेंसर की बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो आप लोग लर्न करके रखिएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 17 है कि दुर्खीम ने कुल कितनी प्रकार की आत्महत्या का वर्णन किया है? तो दुर्खीम ने कुल कितनी प्रकार की आत्महत्या का वर्णन किया है, ये बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हम करेक्ट आंसर देंगे, अगर इस टाइप में पूछ लेंगे कि दुर्खीम ने कुल कितनी प्रकार की आत्महत्या का वर्णन किया, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जब क्रम में पूछा जाएगा। यानी 2 है, 3 है, 4 है या 5 है। तो वैसे तो लगेगा 3 है, क्योंकि देखिए सबसे पहले अहमवादी, परार्थवादी और आदर्श विहीन, तो ये 3 ही लोग मतलब जाते हैं। लेकिन चौथा जो था उन्होंने और आत्महत्या का प्रकार बताया था, घातक आत्महत्या, ठीक है। तो घातक आत्महत्या को लेकर के क्या हो जाता है? 4। तो ये 4 आप लोग ध्यान रखिएगा, अहमवादी, परार्थवादी, आदर्श विहीन और घातक। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में 4 नहीं है, 3 ही है, तो 3 ही लगाइएगा, ठीक है। लेकिन अगर 4 है तो 4 को ही लगाइएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। औद्योगिक समाज एवं सैन्य समाज की चर्चा किसने की है? तो ये पीजीटी में आया हुआ था 2016 वाला जो इनका हुआ था एग्जाम, उसमें कि औद्योगिक समाज एवं सैन्य समाज की चर्चा किसने की है? तो ये की है किसने? हर्बर्ट स्पेंसर ने। तो ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि समाजशास्त्र के अद्यतन सिद्धांत से संबंधित हैं। तो जो समाजशास्त्र के अद्यतन सिद्धांत से संबंधित हैं, तो ये भी प्रश्न पूछा हुआ है नेट वगैरह में। प्रकारवाद, प्रत्यक्षवाद, उद्विकासवाद या नव उद्विकासवाद। तो जो अद्यतन सिद्धांत था वो कौन था समाजशास्त्र का? उसे कहते हैं प्रकारवाद। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, औद्योगिक क्रांति शब्द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसको लर्न कर लीजिएगा कि औद्योगिक क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये किसने किया था? टाइनबी, स्पेंसर, सोरोकिन, मार्क्स। तो ये किसने किया था फ्रेंड्स? ये किया था टाइनबी, अर्नाल्ड टाइनबी महोदय ने किया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अर्नाल्ड टाइनबी जी की पुस्तक भी पीजीटी में पूछी जाती है, तो वो कौन सी पुस्तक है इनकी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है? आई स्टडी ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। तो आई स्टडी ऑफ हिस्ट्री आप ध्यान रखिएगा, इनकी पुस्तक है। इसमें इन्होंने सभ्यताओं का वर्णन किया था। कितनी सभ्यताओं का किया था ये आप बताइएगा, ठीक है। और ठीक है, तो फ्रेंड्स ये क्विज हमारी यहीं पे समाप्त होती है। आशा है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।